तो स्वागत है आपका राज कंप्यूटर बैतूल में, आपका अपना और सबसे बेस्ट CPCT प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म। यहाँ मिलेगी आपको कंप्यूटर थ्योरी से लेकर टाइपिंग तक की 100% तैयारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार क्लास। चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, ये है राज कंप्यूटर बैतूल और आज हम लोग देख रहे हैं ये 3rd नंबर का वीडियो है जो कि हमारे पास होने वाला है मई के एग्जाम के लिए। तो मई के एग्जाम के लिए ये हमारे पास 3rd नंबर का वीडियो है। इसके पहले के जो वीडियो है, ये जो सीरीज चल रही है, इसकी लिंक मिलेगी आपको आई बटन में। और हम लोगों ने बात करी है किसके लिए, 30 दिन और 30 वीडियो, है ना। 30 दिन में 30 क्लास और CPCT पास, तो डेली क्लासेस रहने वाली है, एक भी दिन गैप नहीं होगा पूरे के पूरे एग्जाम तक के। अब वो 30 दिन रहे या 31 दिन पर एग्जाम तक क्लास रहने वाली है। और यहाँ पर एप्लीकेशन जो हमारे पास में है, राज कंप्यूटर बैतूल के एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आपको अभी भी टेस्ट चालू है और एग्जाम के टाइम भी फ्री टेस्ट वहां पर आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे हमारा फुल कोर्स है जिसमें कंप्यूटर को डिटेल में पढ़ाया गया है, MCQ भी है और मॉक टेस्ट भी है। सारा कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है। और अगर आप चाहते हो सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना, तो ये मॉक टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ पे आपको 40 टेस्ट मिलते हैं। याद रखिएगा, हमारे जो टेस्ट का प्लेटफॉर्म है वो एक्चुअल एग्जाम का ही प्लेटफॉर्म, जैसे एग्जाम में आता है उसी प्लेटफॉर्म पर हमारी टेस्ट सीरीज चलती है। तो यहाँ पर आपको 40 टेस्ट जो मिलने वाले हैं, ये 40 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। सिर्फ कंप्यूटर के क्वेश्चन है इसमें 52 नंबर के। इसके अलावा या फिर 20 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। जो 20 टेस्ट है ये टोटल आपको जिस तरह के हमारा एग्जाम पेपर होता है उसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं, उसी प्रकार इसमें टोटल 75 नंबर का पेपर होने वाला है और उसमें सारे सेक्शंस हम लोगों ने कवर किए हुए हैं। ठीक है, तो आप वहां पर 40 नंबर 40 टेस्ट ये वाले और 20 टेस्ट ये, टोटल 60 टेस्ट आप लगा सकते हो। और इससे आपके एग्जाम, जिनको सिर्फ पास होना है तो क्वालिफाई होने लायक नंबर इसमें मिल जाएंगे कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए हुए। चलिए आज हम बात करते हैं पहले प्रश्न के लिए। आज का पहला प्रश्न है, MS वर्ड में आप माउस का उपयोग किए बिना टेक्स्ट को कैसे हाईलाइट कर सकते हैं, है ना। तो माउस का उपयोग आपको नहीं करना है और टेक्स्ट को हाईलाइट करना है। देखिए बेसिकली अगर हम बात करें कि टेक्स्ट को हाईलाइट अगर हमको करना हो तो हम सेलेक्ट करके कर लेते हैं। बहुत इनिशियल स्टेज पे सबसे शुरू में हम सेलेक्ट करेंगे, वो अपने आप हाईलाइट होने लगता है ना। बहुत बार हम मार्किंग करने के लिए या किसी को वर्ड को दिखाने के लिए भी उस पर डबल क्लिक करके उसको हाईलाइट कर लेते हैं। वही चीज हमको करनी है। अब यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है ये बोल रहा है ऐसा करना असंभव है, तो असंभव तो नहीं है क्योंकि हम लोग करते हैं। F5 की का उपयोग करके, देखो MS वर्ड में F5 अगर हम यूज करेंगे तो क्या जाएगा, या जाएगा गो टू। ये गो टू की शॉर्टकट की हो गई। कंट्रोल की को दबाए रखते हुए एरो की का उपयोग भी है। जब भी हम कंट्रोल की को प्रेस करते हैं और एरो की प्रेस करेंगे, है ना, कंट्रोल, यहाँ मान लो यहाँ पे आपका कर्सर है और हम एरो की प्रेस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से कर्सर पूरे इस वर्ड को जंप करके यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो वो जंप करते हुए चलता है, सेलेक्ट या हाईलाइट वो नहीं करेगा। यहाँ पे बोल रहा है शिफ्ट की को दबाए रखते हुए एरो की का उपयोग करेंगे। हाँ, ऐसा हम कर सकते हैं, है ना। शिफ्ट की को दबा के रखेंगे और एरो की हम धीरे धीरे चलाएंगे तो हमारे कैरेक्टर सेलेक्ट होना चालू हो जाएंगे और जिस भी चाहे वर्ड को या लाइन को फिर हम सेलेक्ट करेंगे, मतलब कि वो होने लगेगी क्या, हाईलाइट होने लगेगी। ठीक है, बस सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2019 का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एक रेंज रेफरेंस रिटर्न करता है। रेंज रेफरेंस रिटर्न करता है जो किसी सेल या सेलों के रेंज से रो और कॉलम की संख्या को निर्दिष्ट करता है, मतलब निर्दिष्ट संख्या दर्शाता है। कुल मिला के यहाँ पर जो बात होने वाली है, लुकअप एंड रेफरेंस जो हमारे पास में ग्रुप होता है फंक्शंस का, उस ग्रुप में से एक कमांड की बात हो रही है और वो हमारे पास में कौन सी है, वो है ऑफसेट। ऑफसेट कमांड का प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग जो सेल के रेफरेंस आते हैं, मतलब सेल पूरी रेंज आती है, मान लो यहाँ से A1 से लेकर और हमको D4, है ना, A1 से लेकर D4, तो इसमें करना क्या पड़ता है हमको ये फंक्शन हम यूज करेंगे इक्वल और ब्रैकेट में हम उसको दे देंगे पाथ। कहाँ से, कि मान लो हमने बोल दिया A1 हमने उसको दे दिया और इसके बाद में हम उसको देते हैं कि कहाँ पे, मतलब आपको नीचे की तरफ सेलेक्ट करना है या राइट की तरफ सेलेक्ट करना है या लेफ्ट की तरफ सेलेक्ट करना है।
है ना, ये रेंज हम उसको दे देंगे। तो उसके बाद क्या करता है, ये हमको टोटल मतलब इसमें कितनी हमारे पास में क्या है, कितने सेल्स इसके अंदर आ रही है, उनकी संख्या, है ना, वो हमको वो बता देगा, या फिर इन सेल्स के अंदर जितनी संख्या होगी उसका हमारे को टोटल भी ये ऑफसेट जो हमारे पास में फंक्शन है ये दे देता है। तो मोस्टली इसका यूज किया जाता है लुकअप एंड रेफरेंस के अंतर्गत, याद रखना। तो आप लोगों को तैयार करना है क्या, जितने भी फंक्शंस है उन फंक्शंस के जो ग्रुप्स आते हैं, है ना, कि टैक्स वाला कौन सा है, टाइम वाला कौन सा है, कौन सा लॉजिकल है, कौन सा हमारे पास में मैथमेटिकल है, ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं, इन सब को आप ग्रुप वाइज याद करिए, उसमें कौन कौन से फंक्शंस होते हैं इसको थोड़ा थोड़ा एक एक दो बार यहां से पढ़ते चलेंगे तो एग्जाम तक के तैयार हो जाएंगे। सेव एज डायलॉग बॉक्स का उपयोग इसलिए किया जाता है, सेव एज डायलॉग बॉक्स होता है, सेव एज का प्रयोग क्यों करते हैं हम लोग, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिए है, इनसे देख के बताना है। बेसिकली सेव एज के लिए हम लोग शॉर्टकट की क्या यूज करते हैं, F12 सेव एज करने के लिए हम F12 शॉर्टकट की यूज करते हैं। अब हमको बोल रहा है पहला ऑप्शन बोल रहा है कि पहली बार फाइल को सेव करने के लिए हम सेव एज ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, है ना। इसका प्रयोग हम लोग पहली बार भी अगर हमने मान लो कोई फाइल बनाई है और उसको हमको सेव करना है ना, तो बेसिकली हम कंट्रोल S यूज करते हैं, पर हम F12 प्रेस करके भी मतलब सेव एज के ऑप्शन यूज करके भी उस फाइल को सेव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर हमको बोल रहा है किसी वैकल्पिक नाम से फाइल को सेव करना, है ना। वैकल्पिक नाम मतलब कि पहले से उस फाइल का नाम दिया हुआ है, आपको उसे किसी और दूसरे नाम से सेव करना है, तब हम सेव एज का प्रयोग करेंगे। तो हाँ, है ना, सेव एज का प्रयोग एक्चुअली इसीलिए किया जाता है ना, कि पहले से सेव किसी फाइल को किसी दूसरे नाम से अगर हमको सेव करना है तो हम सेव एज ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। तो ये आंसर कैसा होगा, ये वाला बिल्कुल सही होगा। फिर बोल रहा है वर्ड के अलावा अन्य फॉर्मेट में फाइल को सेव करने के लिए। देखिए पहले से आपकी फाइल सेव है तो आप वर्ड में तो उसको सेव करोगे ही करोगे। अब आप वर्ड फॉर्मेट के अलावा किसी और फॉर्मेट में उसको सेव करना चाहते हो तो हम बिल्कुल सेव एज जो ऑप्शन है इसका प्रयोग करके और हम उसको सेव कर सकते हैं, है ना। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा ये भी कैसा है, ये सही है। तो ऑल ओवर यहाँ पे तीनों ऑप्शन कैसे हमारे पास में सही है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी, और इसके शॉर्टकट की आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बारकोड रीडर का एक प्रकार नहीं है, है ना। बारकोड रीडर के प्रकार की बात करें कि कौन सा एक प्रकार नहीं है। हमारे पास में यहाँ पर है CCD स्कैनर, फिर है ओमनी डायरेक्शनल बारकोड स्कैनर, पेन 1 और फिर हमारे पास इंकजेट रीडर। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये वाले हमारे पास CCD ये भी हमारे पास में होता है, ओमनी भी हमारे पास में होता है, और पेन 1 जो हमारे पास स्कैनर होता है ये भी होता है ना। इसको हमने पिछले सीरीज में कवर किया है, अभी हम फिर से इसको डिटेल में कवर करा देंगे। इंकजेट जो रीडर होता है तो इस तरीके का हमारे पास कोई स्कैनर नहीं होता है, क्योंकि इंकजेट जो होता है ये क्या होता है, ये होता है प्रिंटर। इंकजेट क्या होता है, ये प्रिंटर होता है जिसका प्रयोग हम लोग प्रिंटिंग करने के लिए करते हैं, है ना। और इंकजेट प्रिंटर के लिए याद भी रखना कि इंकजेट जो प्रिंटर होता है ये प्रिंट करने के लिए स्याही की फुहार का यूज करता है, इंक स्प्रे का, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग में आप ऑड और इवन पत्रों के लिए अलग अलग हेडर फुटर सेट कर सकते हैं, है ना। अब हेडर फुटर अलग अलग सेट कर सकते हैं कि ये प्रश्न ऐसा तो पूछा है, इसके अलावा भी अलग अलग तरीके से पूछता है। देखिए MS वर्ड जो हमारे पास में होता है तो MS वर्ड में हम हर एक पेज पर अलग अलग हेडर और अलग अलग फुटर दे सकते हैं, ठीक है। अलग अलग पेज पे अलग अलग फुटर, 10 पेज है 10 पे अलग अलग 10 पेज पर अलग अलग फुटर दे देंगे, अलग अलग हेडर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस इसको याद रखना। अब ये हमको प्रश्न बोल रहा है कि ऑड और इवन पत्रों के लिए अलग अलग दे सकते हैं। जब मैंने बोला है कि हर एक पेज पर हम अलग अलग दे सकते हैं तो ऑड और इवन फिर क्या होता है ना। तो क्या होगा, ये ऑड और इवन पत्रों के लिए अलग अलग हेडर फुटर सेट कर सकते हैं, तो ये कैसा होगा, ये ट्रू होगा, हाँ ये सही है ना, क्योंकि मैंने बताया कि अलग अलग पे भी दे सकते हैं, ठीक। डिफॉल्ट रूप से MS एक्सेल 2019 वर्कशीट को खालिस्तान नाम देता है। जब भी हम लोग ओपन करते हैं, ये हमसे किसके लिए बोल रहा है, MS एक्सेल 2019 के लिए बोल रहा है।
या आपसे ये वाला प्रश्न किसी भी वर्जन के लिए पूछे, है ना, एमएस ऑफिस पैकेज में किसी भी वर्जन के लिए पूछे कि एक्सेल जब भी हम ओपन करते हैं तो सीट का बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है, किसका पूछ रहा है वो, सीट का बाय डिफॉल्ट नेम। तो इस तरीके से हमने ओपन किया तो नीचे यहाँ पे आती है ना सीट्स, है ना, तो यहां पर क्या है आपके पास में सीट 1, क्या आने वाला है सीट 1। सीट 1 जो होगा ये बाय डिफॉल्ट उसका नेम होता है, ये हमको पता है, हम ओपन करके देख चुके हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना है कि जितने भी नए वर्जन्स है इसके अंदर जब भी हम ओपन करते हैं एमएस एक्सेल को तो बाय डिफॉल्ट रूप से केवल एक सीट ओपन होती है। जबकि हम पुराने वर्जन की तरफ जाए 2007 या इसके पहले के जो वर्जन्स की तरफ हम जाते हैं, जब भी हम एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट रूप से 3 सीट ओपन होती है वहां पे और इसमें 1 सीट होती है। इसके अलावा एमएस एक्सेल के लिए मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन है उसको भी याद रखिएगा कि एमएस एक्सेल की फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है। जैसे हमने ओपन करी तो उसका बाय डिफॉल्ट नेम कहाँ दिखेगा, ऊपर टाइटल बार में हमको दिखता है और वो होता है बुक 1, ठीक है। तो सभी वर्जन के लिए बुक 1 ही होगा, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सेल रेफरेंस C4 C9 को एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में बदलने के लिए आप इसको ऐसे एंटर करेंगे। मतलब हमारे पास ये सेल एड्रेस दिया हुआ है, रेंज दी है, इसको हमको एब्सोल्यूट करना है। एब्सोल्यूट मतलब क्या होगा भैया, स्थायी, जो परिवर्तित ना हो। जबकि हमारे पास में मिक्स वाली होती है या नॉर्मल जो हमारे पास सेल एड्रेस होते हैं वो कैसे होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। एब्सोल्यूट में क्या होगा, वो चेंज नहीं होगा, जैसा का वैसा रहेगा। तो अभी हमारे पास में ये सेल एड्रेस है, नॉर्मल जैसा रहता है, इसको हमको एब्सोल्यूट में बदलना है। तो हम कैसे बदलेंगे, तो हम लगाएंगे डॉलर का साइन और सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, कॉलम को। तो हमने लिखा C और फिर हम क्या लिख देंगे, हमारे पास रो है तो रो के आगे भी हम क्या लगाएंगे, डॉलर लगाएंगे और फिर हम लिख देंगे रो। तो इतना कंप्लीट हो गया। फिर हम वही कॉलम जो लगे कॉलम लगा देंगे और C के पहले फिर हम डॉलर लगाएंगे और C लिखेंगे और उसके बाद में फिर हम डॉलर लगाएंगे और 9 लिख देंगे। ये बन गया, ये क्या हो गया, ये टोटल एब्सोल्यूट हो गया। अगर मिक्स बनाना रहता हमको तो हम दोनों में से किसी एक के सामने लगा देते, हटा देते, तो वो मिक्स वाला बन जाता, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट कैसा होता है, तो बाय डिफॉल्ट होता है वो रिलेटिव। मतलब ये कैसा है अभी, ये रिलेटिव सेल रेफरेंस है, ये वाला एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। और मिक्स के लिए क्या होगा, यहाँ पे कोई होगा, जैसे ये वाला क्या है, ये मिक्स वाला है ना, ये कैसा है, ये रिलेटिव है और ये वाला हमारे पास में एब्सोल्यूट है। तो याद रखना ये ऐसा लिखा रहेगा, तो ये रिलेटिव है, ये वाला हमारे पास से मिक्स्ड है और ये वाला एब्सोल्यूट है। तो ये वाला जो आंसर है ये सही है, क्योंकि प्रश्न किसके लिए बोल रहा है, एब्सोल्यूट के लिए ही बोल रहा है। जब आप मौजूदा विंडो से अपग्रेड नहीं करना चाहते तो निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टॉलेशन किया जाएगा, है ना। आपके पास अभी कोई विंडो है और आप उसको अपग्रेड जो है वो नहीं करना चाहते, नए वर्जन के साथ में नहीं जाना चाहते, तब आप क्या करेंगे, हमको बोल रहा है हम क्लीन करेंगे, अपग्रेड करेंगे, अनइंस्टॉल करेंगे या अनक्लीन करेंगे। देखिए अनक्लीन करने पे तो क्या हो जाएगा, आपका सिस्टम अपग्रेड हो जाएगा, इसलिए हम ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, है ना। अनइंस्टॉल करने से बात नहीं बनेगी, हट ही जाएगा फिर तो, है ना, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। अपग्रेड की बात हो रही है तो चूंकि अपग्रेड हमको नहीं करना है तो हम अपग्रेड वाला ऑप्शन यहाँ से हटा देंगे। हमारे पास बचता है क्लीन वाला ऑप्शन, है ना। तो अगर मौजूदा जो विंडो हमारे पास में उसको अपग्रेड हम नहीं करना चाहते, हम क्या करेंगे, उसके अपग्रेड को क्लीन कर देंगे, उसके अपडेट को हटा देंगे, या फिर हम फिर से जब नया वाला अगर हमको इंस्टॉल करना है, पुराना वाला ही इंस्टॉल करना है, नया वाला तो फुल्ली पूरा क्लीन करके और फिर हम इंस्टॉल करेंगे पुराना वाला ही, ना कि नए वाले, है ना, या अपग्रेडेड वर्जन। तो बेसिकली जो इसकी इंस्टॉलेशन फाइल होगी अपग्रेड वाली, उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम क्लीन कर देंगे। तो हमारा जो वर्जन होगा वो एज इट इज पुराना वाला जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। अगला प्रश्न है, डिस्कशन ग्रुप में एक खालिस्तान हो सकता है जो पोस्टिंग की निगरानी करता है। जो डिस्कशन ग्रुप होते हैं, इसके पहले के वीडियो में भी हमने बात करी है, जैसे न्यूज़ ग्रुप होता है या डिस्कशन ग्रुप्स होते हैं जहाँ पर किसी मुद्दे के ऊपर डिस्कस किया जाता है, काफ़ी विद्वान लोग उस पर डिस्कस करते हैं। तो वो जो ग्रुप होगा, है
है ना, उसको ऑपरेट करने की तो जरूरत है ना, उसको चलाने की जरूरत है, उसके मैनेज करने की, या उसमें सब लोग नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसकी देखरेख करने वाला भी तो हमें कोई लगेगा। तो ये प्रश्न वही बोल रहा है कि डिस्कशन ग्रुप में खालिस्तान हो सकता है जो पोस्टिंग की निगरानी, है ना, निगरानी मतलब प्रॉपर मैनेज करेगा कि सब लोग नियमों के अनुसार ही वहां पे रिप्लाई कर रहे हो, क्वेश्चन दे रहे हो, आंसर दे रहे हो, उसकी निगरानी करने वाला क्या हो सकता है ना, जो नियमों को लागू करता है। हमको बोल रहा है कि वहां पर हम एक जज बिठा देंगे, हम एक सीपोज बिठा देंगे, एक नरेटर या एक सेंसर लगा देंगे, है ना। तो बेसिकली ऐसे जितने भी ग्रुप होते हैं, न्यूज ग्रुप हो या डिस्कशन ग्रुप हो, इसमें रखा जाता है किसको, सीपोज को, है ना। और इसका फुल फॉर्म क्या लिखा है, SYS और OP। तो बेसिकली क्या है, ये सिस्टम ऑपरेटर है। क्या है ये, सिस्टम ऑपरेटर है। तो सिस्टम ऑपरेटर ही होगा जो नियमों का पालन कराएगा और सभी से बराबर नियमों का पालन करा के और फिर बोलेगा करिए डिस्कशन, ठीक है। इसके लिए यदि आप के सिस्टम का MBR क्या होता है भैया, फुल फॉर्म कमेंट में लिख देना, है ना। MBR का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में लिख के बता दीजिए, तो अगला जो वीडियो आएगा तो हम इस पर डिटेल में बात कर लेंगे, है ना। चलिए, MBR करप्ट हो गया तो निम्नलिखित में से कौन सा टूल इसे रिकवर कर सकता है। देखिए MBR जो है, इसके बिना हमारा कंप्यूटर बूट नहीं होता है ना। बेसिकली होता कहाँ पे है, ये बूट वाली फाइल की हम लोग बात कर रहे हैं। तो बूट नहीं होगा, तो अगर इसको बूट नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर चालू नहीं होगा, है ना। तो ये फाइल अगर करप्ट हो गई आपकी, तो उसको कौन क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है ना। विंडोज 10 में हमारे पास में बोल रहा है बूट OS, बूट MBR, बूट रिकॉर्ड और बूटिंग, है ना। तो हमारे पास में ये जो रिकवरी वाला ऑप्शन है, ये हमारे पास में जो फाइल थी डैमेज हो गई है, उसको हम वापस रिकवर करा सकते हैं। किससे करा लेंगे हम, बूट record.exe, ठीक है। तो बूट record.exe है, इस प्रश्न का राइट आंसर है। उसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट में जरूर देंगे। न्यूज वर्क पाठकों को डॉक्यूमेंट वितरित करने के लिए खालिस्तान का उपयोग करते हैं, है ना। जो न्यूज सर्वर होते हैं वो पाठकों को क्या डॉक्यूमेंट वितरित करना है, उनको बांटना है ना। तो वो किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हमारे पास दे रहा है NNTP न्यूज दे रहा है, HTTP और FTP। तो बात तो सीधी सीधी होगी कि प्रश्न किसके लिए है, प्रोटोकॉल के लिए, है ना। तो अब हमारे पास में है कि न्यूज सर्वर पाठकों को डॉक्यूमेंट वितरित करने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है ना। तो किसका यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका प्रयोग यहाँ पर हम करते हैं। इसको याद रखेंगे बस, है ना, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। न्यूज का प्रयोग करें तो हम करेंगे नहीं, है ना। HTTP है, ये वेब सर्वर पर काम करता है। FTP है, ये फाइल को ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो FTP के हमारे पास क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम भी होते हैं, इसको याद रखिएगा। जब MS Excel 2016 में खालिस्तान सूत्र निष्पादित किया जाता है तो क्या होगा, है ना। हमारे पास में एक कंडीशन दी है, यहाँ पे क्या है, काउंट इफ है ना। काउंट आपको पता ही है कि काउंट, काउंटा और काउंट इफ, तीन तरह से हम लोग इस कमांड को यूज करते हैं। काउंट में हम लोग ब्लैंक की बात करते हैं, काउंट में हम नंबर्स की बात करते हैं, जैसी सेल जो संख्या रखती है उसको टोटल। काउंट ब्लैंक में हम लोग जो जितनी भी खाली पड़ी है उसकी बात करते हैं, और काउंटा में हम लोग बात करते हैं कि जो टेक्स्ट और संख्या दोनों रखती है। यहाँ पे काउंट इफ हमको दिया हुआ है, तो काउंट इफ में हमारे पास ये फार्मूला दिया है, A1 से लेके A7, ये क्या दे दी, रेंज दे दी है। इसमें फिर उसने 1 2 3 4 और ये 5, है ना। तो यहां पर क्या कर रहा है वो, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कैरेक्टर्स, है ना, काउंट करना है उसको। सेल रेंज देती A1 से लेके A10 तक के, A7 तक के, सॉरी, है ना। और कितने 5 कैरेक्टर इसको ढूंढ कर निकालने हैं, और उसमें भी लास्ट में क्या होना चाहिए, S होना चाहिए। 5 कैरेक्टर उसको ढूंढने हैं और लास्ट में क्या होना चाहिए, S होना चाहिए। तो ऐसे कितने नाम है उसकी संख्या वो हमको बता देगा। हमारे पास बोल रहा है पहला ऑप्शन, यह उन सेलों की संख्या गणना करेगा जिनमें ठीक 5 कैरेक्टर है, और सेल A1 से A7 में अक्षर S इसके साथ समाप्त होता है, मतलब लास्ट में क्या है, S आता। तो इसका आंसर जो है वो यही वाला हो जाएगा, हालांकि हम सारे पढ़ेंगे। या उन लोगों की संख्या की गणना करेगा जो इनमें से ठीक 7 तो होगा नहीं, हमने काउंट करे 5 ही है।
ये उन सेलों की संख्या की गणना करेगा जिनमें ठीक 5 कैरेक्टर है और सेल A1 में अक्षर S के साथ समाप्त होता है। तो A1 में नहीं, कहां पे समाप्त होगा वो? A7 में, है ना, लास्ट में है ना वो। तो A1 से लेके A7 के बीच में हमको दोनों यहां पर देता तो हम इसको भी राइट आंसर बोल देते, लेकिन वहां पे क्या दिया उसने? सिर्फ A1 दिया, एक ही सेल की बात कर रहा है, जबकि वहां बात किसकी हो रही है? रेंज की। रेंज दी है ना A1 से A7। या उन सेलों की संख्या की गणना करेगा जिसमें ठीक 5 कैरेक्टर है और सेल A7 में अक्षर, देखो यहां पर फिर क्या किया उसने? यहां पर A7 बोल रहा है सिर्फ, जबकि यहां पर आपका क्या रेंज दी है, मतलब A1 से लेकर A7 तक की, A1 से लेकर A7 इन दोनों की बात हो रही है। यहाँ पे दोनों को इंडिविजुअल दे दिया, इसलिए दोनों ऑप्शन गलत हो गए। इसको कंप्लीट करता है हमारा ऑप्शन नंबर 1, है ना, ये वाला सही। हाल की फिल्मों में एनिमेशन प्रभाव बनाने के लिए अक्सर खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। आजकल जो फिल्में बनती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? वर्तमान में हम देखते हैं, बहुत जितनी भी मूवीज देखते हैं उसमें बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। किस चीज का किया जा रहा है? हमको बोल रहा है CGI, CAD, JPG और GF, है ना। तो हमारा अभी आजकल सुनते भी है कि जितनी मूवी होती है उसमें यूज करते किसको? एक तो इसको करेंगे VFX, है ना, और एक हम सुनते हैं किसको? CGI, है ना। तो CGI यहां पर दिया हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। CGI का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर जनरेट इमेजनरी। कंप्यूटर जनरेट इमेजनरी मतलब कंप्यूटर के माध्यम से किसी इमेज को जनरेट कर दिया जाता है और हमको लगता है कि वो एक्चुअल में है ना। तो बस वही इसका प्रयोग करते हैं, हमको पता है ना। ये कंप्यूटर डिजाइन है, JPG हमारे पास फाइल है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला ऑडियो इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस बताना है, वो भी कौन सा? ऑडियो के लिए। तो माउस इनपुट डिवाइस है, स्पीकर कैसा है? स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है और कीबोर्ड ये भी हमारे पास इनपुट डिवाइस है। तो स्पीकर तो आउटपुट डिवाइस है, इसको हटा दो, प्रश्न इनपुट के लिए पूछ रहा है। तो माउस से हम लोग साउंड इनपुट तो नहीं दे सकते हैं, इससे हम कमांड दे सकते हैं, इसलिए यह आंसर गलत हो जाएगा। कीबोर्ड से हम की स्ट्रोक देते हैं, टाइप करके कमांड देते हैं, इसलिए यह आंसर भी गलत हो जाएगा। माइक्रोफोन जो होता है, मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी? माइक की बात कर रहे हैं। तो माइक के द्वारा हम लोग ऑडियो से इनपुट दे सकते हैं, कमांड भी दे सकते हैं, इसलिए ये वाला आंसर सही हो जाएगा। MS पावर पॉइंट है। MS पावर पॉइंट 2019 के टैब में संबंधित कमांड के समूह को प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है ना। MS पावर पॉइंट की बात हो रही है और उसमें टैब में संबंधित कमांड के समूह को प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हो? तो MS पावर पॉइंट है, यहाँ पे आपको जितने भी कमांड्स होते हैं, जितने भी टूल्स हमारे पास में है, उसको दिखाने के लिए, है ना, या उनके समूह को दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हमारे पास में वर्क एरिया, कोलैप्स, रिबन और वी ऑप्शन। देखिए ये प्रश्न जैसा पूछा है, तो ये प्रश्न को अगर हम सामान्य समझते हुए अगर पढ़े इसको, तो प्रश्न बोल रहा है कि MS पावर पॉइंट में सारे टूल्स कहाँ दिखेंगे। अब चाहे वो MS पावर पॉइंट की बात करे, वर्ड की बात करे, एक्सेल की बात करे, किसी की भी वो बात कर ले, सारे के सारे टूल्स बेसिकली दिखते कहाँ है, या जितने भी कमांड्स होते हैं उन कमांडों के समूह दिखते कहाँ पे हमारे पास में है? तो हाँ बिल्कुल आप लोग सही हो। कहाँ दिखेंगे वो दिखने वाले हैं रिबन पे। सारे टूल सारे कमांड कहाँ मिलते हैं? रिबन पर ही मिलते हैं हमको, बस इतना सा याद रखना है। और रिबन कहाँ पे होता है? टाइटल बार के जस्ट नीचे। और ये जो टैब होती है, टैब भी बेसिकली होती कहाँ है? रिबन पर ही। लेजर प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स और टेक्स्ट को प्रोड्यूस करने के लिए खालिस्तान डिजिटल प्रिंटिंग प्रक्रिया उपयोग करता है। मतलब एक हमारे पास क्या है? लेजर प्रिंटर है ना, जो कि आउटपुट डिवाइस है, हमको पता है। और उच्च गुणवत्ता मतलब हाई क्वालिटी, है ना, वाले ग्राफिक्स को या टेक्स्ट हो, उसको क्या प्रोड्यूस मतलब उसको प्रिंट करना है। तो वो किसका प्रयोग करेगा? हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैकेनिकल, मैथमेटिकल और रोबोटिक्स। ठीक है, रोबोटिक्स का प्रयोग तो नहीं करेगा, सीधी सी बात है।
किसी मैथमेटिक्स का भी प्रयोग नहीं करने वाला है, क्योंकि ये प्रिंटर है हमारे पास में। मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल प्रिंटर हम लोग पहले जरूर यूज़ किए हैं, पर उसमें अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग नहीं की जा सकती है ना, इसलिए ये भी नहीं होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है ये इसका राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो प्रिंटिंग है इससे बहुत हाई क्वालिटी की, उच्च गुणवत्ता की प्रिंटिंग की जाती है। तो इसको याद रखना, ये प्रिंटर में भी पूछा जाता है और प्लॉटर में भी पूछा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर भी आते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर भी आते हैं। हाई क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के लिए उसको याद रखिएगा। MS वर्ड 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा मेल मर्ज प्रक्रिया के लिए एक अवैध डेटा सोर्स है ना भैया। हमारे को MS वर्ड 2019 के लिए पूछ रहा है और पूछ क्या रहा है, मेल मर्ज, है ना। मेल मर्ज की प्रोसेस में आपको डेटा इनपुट कराना है, तो ऐसी कौन सी मेथड है जिससे वहां पर हम डेटा को इनपुट नहीं करा सकते और वहां पे हमको डेटा लगता किस लिए है। मेल मर्ज की प्रोसेस में जो हमको डेटा लगता है वो लगता है किसी का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये वाली चीजें लगती है। तो ये हमारे पास जहां पर भी सेव होंगे वहां से हम सीधे यहां पर मेल मर्ज में इंसर्ट कर सकते हैं। कहां से नहीं कर सकते हैं वही प्रश्न हमसे पूछ रहा है। हम MS एक्सेस से कर सकते हैं क्या, डेटाबेस एक्सेस से, तो हाँ यहां से हम कर सकते हैं। एक्सेल वर्कशीट से कर सकते हैं क्या, तो एक्सेल की वर्कशीट से भी हम कर सकते हैं, है ना। आउटलुक में आपके पास कोई सूची होगी वहां से कर सकते हैं, तो हाँ वहां से भी हम कर सकते हैं, है ना। पावर पॉइंट फाइल से कर सकते हैं क्या, तो नहीं, पावर पॉइंट फाइल से हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज इन तीनों ऑप्शन से हम लोग डेटा इनपुट ले सकते हैं, वहां से सारी रिसिप्ट्स ले सकते हैं और उन सबको फिर मेल हम लोग भेज सकते हैं आउटलुक एक्सप्रेस के थ्रू। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सीमोस का पूर्ण रूप क्या है। सीमोस, है ना, सीमोस आप लोगों ने देखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूं। सीमोस बैटरी होती है ना। तो सीमोस बैटरी जो होती है, ये सीमोस बैटरी बेसिकली हमारे कहाँ लगी होती है, मदरबोर्ड में लगी होती है ना। मदरबोर्ड में अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर लगी है मदरबोर्ड में। मदरबोर्ड में सीमोस बैटरी लगी है। ये हमारी जो बेसिक सेटिंग्स हम लोग देते हैं, है ना, डेट टाइम वगैरह जो रहती है, बायोस की सेटिंग थोड़ी बहुत रहती है, उसको ये होल्ड करके रखता है। 3 वोल्ट की होती है, लिथियम ऑक्साइड की बनी होती है, इतना याद रखिएगा। तो सीमोस का पूर्ण रूप क्या होने वाला है हमारे पास में, तो सीमोस का पूर्ण रूप होगा हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है, इसको याद रखना, ये पूछा जाता है ना। सीमोस क्या है, तो जो बेसिक सेटिंग हमारे पास में है वो है, सीमोस को होल्ड करने के लिए हम सीमोस बैटरी का यूज करते हैं जो कि लिथियम ऑक्साइड की बनी होती है, ये भी याद रखेंगे, 3 वोल्ट की होती है। क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये वाला ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लॉक साइफर नहीं है। ब्लॉक साइफर मतलब उसको साइफर वर्ड हम लोग यूज करते हैं, साइफर टेक्स्ट हम लोग यूज करते हैं डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए। हम मतलब एक विशेष प्रकार के टेक्स्ट में उसको बदलने के लिए या चित्रों में, आकृति में बदलने के लिए हम लोग साइफर का प्रयोग करते हैं। तो कौन सा नहीं है ये हमसे पूछ रहा है। हमारे पास में है DES, AES और RC4 और DDES। DS क्या है हमारे पास में, डेटा इंक्रिप्शन सिस्टम। डेटा इंक्रिप्शन सिस्टम है, ये एडवांस इंक्रिप्शन सिस्टम है ना। RC4 ये भी हमारे पास में इंक्रिप्शन के लिए यूज होता है ना। और DDES ये भी हमारे पास में इंक्रिप्शन के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे अलग कौन सा है, तो अलग कौन सा है भैया, तो अलग ये वाला है RC4। ये जो RC4 होता है, ये स्ट्रीमिंग में जब इंक्रिप्शन लाना हो, हमको स्ट्रीमिंग चल रही है और उसमें हमको इंक्रिप्शन लेकर आना है, तब हम इसका यूज करते हैं। अदरवाइज डाटा आप सेंड कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, तो वहां पर 1 2 3 इनका प्रयोग करते हैं। सबसे पहले इसको लेकर आए थे, उसके बाद फिर ये आया और ये उसके बाद में फिर ये आया, है ना। ये लगभग मेरे ख्याल से 2001 के आसपास ये आया है, ठीक, एडवांस इंक्रिप्शन वाला। तो इसको याद रखिएगा। विंडोज 10 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए न्यूनतम कितनी मेमोरी चाहिए। मेमोरी मतलब कितनी रैम चाहिए, तो विंडोज 10 64 बिट वाला इंस्टॉल हो जाएगा। बेसिकली 64 ही इंस्टॉल करते हैं। तो
कितनी रैम चाहिए कम से कम, इसको याद रखिएगा। विंडोज 10 अगर आपको इंस्टॉल करना है 64 बिट के साथ में, तो हमको कम से कम इसमें लगेगा 2 GB की रैम लगेगी। रैम आप लोगों ने देखी होगी, कम से कम 2 GB की हमको यहाँ पे क्या लगने वाली है, रैम लगने वाली है। इसको आप याद रखेंगे। अपने राउटर के कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस को एक्सेस करने के लिए आधुनिक राउटर निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध कराते हैं, जिन्हें आप वेब ब्राउजर के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं, है ना। तो अभी जो हमारे पास राउटर होते हैं, अपने राउटर को कॉन्फ़िगर आपको करना है, तो उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हमको उसके अंदर लॉगिन करने की आवश्यकता है। लॉगिन करके और फिर हम उसके सेटिंग्स जो है उसको चेंज करेंगे। तो अभी हमारे पास जितने भी राउटर, आपने वाईफाई राउटर देखे होंगे, उनकी बात हो रही है। वाईफाई राउटर हो या आपने मॉडेम लेके आए हुए हैं, उसको कॉन्फ़िगर आपको अगर आपको करना है तो कॉन्फ़िगर करने के वेब पेज पर आपको उसमें लॉगिन करना पड़ेगा, है ना। और जितने भी हमारे पास राउटर्स आते हैं, आप बाजार से खरीद के लेके आ लो, उसमें डालो। कहाँ पे, वेब ब्राउजर जो होता है, पहले कनेक्ट कर दो उसको, और जो उसका एड्रेस बार होता है वेब ब्राउजर का, यहाँ पे डालो, क्या डालो, 192.168.1.1 और एंटर कर दो, है ना। तो अगर आपका वहां पे राउटर या मॉडेम कनेक्ट है, तो कनेक्ट होते से क्या जाएगा, आपको यहाँ पर एडमिन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एडमिन मिल जाएगा। तो जैसे आपको एडमिन मिल जाता है, एडमिन पैनल मिल जाता है एक्चुअली, उसके बाद फिर आप वहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लो, उसमें आईडी पासवर्ड डाल दो, जो जो करना है आप कर सकते हो। तो क्या मिलेगा हमको, एडमिन पैनल मिलेगा। इसकी सहायता से हम राउटर को क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन उसका कर सकते हैं और इंटरफेस हमारे अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो इसको याद रखिएगा। चलिए, तो ये हो गए हमारे आज के प्रश्न। डेली क्लास रहने वाली है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। उससे होगा क्या कि आने वाले जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। और शेयर जरूर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये एक सीरीज चलने वाली है पूरी एग्जाम तक के, है ना। इसके अलावा जो कोर्सेस है उसकी जानकारी आपके पास पहले से ही है। चलिए, मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, मतलब कि कल। तब तक के लिए जय हिंद।